सभी को नमस्कार। इस वीडियो में फरवरी मंथ 2025 की क्रोनोलॉजी का राजस्थान पार्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट न्यूज़ है, राजस्थान में जो राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस का समारोह है वो आयोजित किया गया है उदयपुर के अंदर। तो राज्य स्तरीय 2 दिवसीय ये समारोह था और उदयपुर के अंदर आयोजित किया गया। उदयपुर के अंदर कहाँ पर आयोजित किया गया? ये किया गया है महाराणा भूपाल स्टेडियम के अंदर 26 जनवरी 2025 को। उदयपुर में राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन कितने दिन बाद हुआ है? तो 10 वर्ष बाद में आयोजित हुआ है राज्य स्तरीय समारोह। समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े इन्होंने राष्ट्रध्वज तिरंगा फहराया और परेड का निरीक्षण करके मार्च पास्ट की सलामी भी दी है। समारोह में 6 विभाग और 11 जिलों की झांकियों ने राज्य की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और विकास की उपलब्धियों को भी प्रदर्शित किया है। इसमें पुलिस कर्मी सम्मानित हुए हैं। तो अतिरिक्त पुलिस निदेशक भर्ती और पदोन्नति बोर्ड और साइबर क्राइम हाल कार्मिक है सचिन मित्तल एवं अतिरिक्त पुलिस निदेशक महानिदेशक इंटेलिजेंस हाल निदेशक आरपीएस एस सेंगाधिर इनको राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया है। तो 2 लोग हैं जिनको राष्ट्रपति पुलिस पदक से हरिभाऊ बागड़े जी ने सम्मानित किया है। इनका नाम याद रखिए। पहला नाम है सचिन मित्तल और दूसरा नाम है एस सेंगाधिर। इनके अलावा 12 अधिकारियों को भी उन्होंने योग्यता प्रमाण पत्र दिया है। एट होम कार्यक्रम 25 जनवरी 2025 को सहेलियों की बाड़ी में आयोजित हुआ और इसमें राज्यपाल ने 15 जो पुलिसकर्मी थे इनको पुलिस पदक प्रदान किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मेजर जनरल है भांबू युद्ध सेवा से मेडल से सम्मानित किए गए हैं। तो असम राइफल्स के महानिरीक्षक एवं मेजर है जनरल सुरेश भांबू। ठीक है। तो असम राइफल्स के हैं ये महानिरीक्षक और मेजर जनरल और इनको युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। मेजर जनरल सुरेश भांबू को युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किए जाने की घोषणा की राष्ट्रपति के द्वारा 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर। उन्होंने यह पदक पूर्वोत्तर के दुर्गम और ऐशान क्षेत्र में उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के परिचालन और निर्वहन के लिए प्रदान किया जाएगा। और मेजर जनरल सुरेश भांबू मूलतः कहाँ के हैं? कुलडिया वाली ढाणी चक 21 ml जिला श्री गंगानगर के निवासी है सुरेश भांबू। ठीक है। तो श्री गंगानगर के हैं सुरेश भांबू और इनको जो है युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई थी 25 जनवरी 2025 को और इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है मानक अलंकरण समारोह में 18 चयनित प्रतिभाएं सम्मानित हुई है। तो पत्रकारिता के लिए दिए जाने वाला है ये मानक अलंकरण। ठीक है। इसका पुरस्कार वितरण समारोह जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 28 जनवरी 2025 को आयोजित किया गया है। समारोह में दैनिक जलते दीप की ओर से वर्ष 2022, 2023 और 2024 इनके लिए पूर्व में चयनित 18 प्रतिभाएं, पत्रकार और जनसंपर्क कर्मियों को सम्मानित किया गया है। ठीक है। तो 18 प्रतिभाएं सम्मानित की गई है मानक अलंकरण पुरस्कार से। तो ये जो पुरस्कार है ये पूछा जा सकता है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये क्षेत्र याद रखिए पत्रकारिता के क्षेत्र का है ये पुरस्कार। 28 जनवरी को ये समारोह हुआ था आरआईसी के अंदर और इसी के अंदर 18 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया है। मानक अलंकरण की बात करें तो 43वां वर्ष 2024 के लिए दिया गया है महावीर शर्मा, ये दैनिक भास्कर जोधपुर के लिए इनको दिया गया है। 42वां वर्ष 2023 के लिए अमित बैजनाथ गर्ग को दिया गया है और 41वां 2022 के लिए देव कुमार सिंगोदिया राजस्थान पत्रिका जयपुर को दिया गया है। ठीक है। तो 41वां, 42वां और 43वां ये जो है इन पत्रकारों को दिया गया है महावीर शर्मा, अमित बैजनाथ गर्ग और देव कुमार सिंगोदिया। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट आ गई है 2024 की। तो ये जो है ASER जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट असर 2024 ग्रामीण, ठीक है, रूरल की है ये। 28 जनवरी 2025 को प्रथम के सह संस्थापक डॉक्टर माधव चौहान एवं सुश्री फरीदा लांबे के द्वारा जारी की गई है और ये थी 14वीं वार्षिक रिपोर्ट। ठीक है। तो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट
14वीं रिपोर्ट थी ये। और इस रिपोर्ट में देश के 605 जिलों के 17,997 गाँवों के 6,49,491 बच्चों पर किए गए अध्ययन को प्रकाशित किया गया है। असर जो 2024 है, इसमें राजस्थान के 33 जिलों के 988 गाँवों में 39,625 बच्चों पर सर्वे किया गया है। इससे पूर्व प्राथमिक 6 वर्ष से कम, प्राथमिक आयु वर्ग 6 से 14 वर्ष के और बड़े बच्चे आयु वर्ग 15 से 16 वर्ष के इसके अंदर शामिल है। तो राजस्थान से कितने शामिल किए गए हैं? 39,625 बच्चों पर सर्वे किया गया है। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। तो राजस्थान के सभी कक्षाओं के बच्चों की जो फंडामेंटल एजुकेशन और मैथमेटिकल स्किल, इनका स्तर सुधरा है इस रिपोर्ट के मुताबिक। ये है असर 2024 रिपोर्ट हम पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूलों में नामांकित बच्चों की सीखने की क्षमता भी बढ़ी है, यद्यपि सरकारी स्कूलों में नामांकन में भी गिरावट आई है। ठीक है, तो नामांकन घटा है लेकिन सीखने की क्षमता बढ़ी है। कोविड महामारी के दौरान सरकारी विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि देखी गई है। राज्य स्तर पर सरकारी विद्यालयों में वर्ष 2022 में 68.5% नामांकन था, वर्ष 2024 में 59.3% रह गया है। ठीक है, तो लगभग 9% से नामांकन में गिरावट आई है राज्य स्तर पर, यानी राजस्थान में। असर 2018 रिपोर्ट के अनुसार कक्षा 3 के 10.3% बच्चे कक्षा 2 के स्तर का अध्याय पढ़ने में सक्षम थे, यानी जो क्लास 3 में था वो क्लास 2 का अध्ययन कर सकता था। ठीक है, अध्याय पढ़ सकता था। ये आंकड़ा वर्ष 2024 में बढ़कर कितना हो गया है? 12.1% हो गया है। ठीक है, तो पहले 10.3% बच्चे ही पूर्व की कक्षा का अध्याय पढ़ सकते थे, यानी कक्षा 3 का बच्चा है और कक्षा 2 का अध्याय पढ़ सकता था। लेकिन अब यानी 2024 में यह प्रतिशत बढ़कर कितना हो गया है? 12.1%। वर्ष 2022 में कक्षा दूसरी के 26.5% बच्चे 11 से 99 तक की संख्या को पहचान सकते थे, लेकिन वर्ष 2024 में ये आंकड़ा बढ़कर कितना हो गया है? 36.1% ये आंकड़ा बढ़ गया है। ठीक है, तो ये 26.5 था और बढ़कर कितना हो गया? 36.1%। वर्ष 2022 में कक्षा 5 के 13.3% बच्चे कम का भाग सवाल हल कर सकते थे, वर्ष 2024 में आंकड़ा बढ़कर 21.8% हो गया है। 14 से 16 आयु वर्ग के छात्रों में 78.9% स्मार्टफोन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जितने भी 14 से 16 आयु वर्ग के हैं तो उसमें 78% के लगभग स्मार्टफोन का यूज़ कर रहे हैं। 76.1 लड़कियां और 82.2% लड़के जो है स्मार्टफोन का यूज करते हैं। ये थी असर 2024 की रिपोर्ट। नेक्स्ट है, राजस्थान की 3 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान जो है ये दिया गया है। ठीक है, इसकी घोषणा की गई है 25 जनवरी 2025 को। ठीक है, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वर्ष 2025 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 25 जनवरी 2025 को की है। इसमें राजस्थान की निम्न 3 हस्तियां हैं। कौन कौन है? इनका नाम याद रखना है। फर्स्ट है सीन कॉफ निज़ाम। ठीक है, नेक्स्ट है बैजनाथ जी महाराज और तीसरी है बतुल बेगम। तो तीनों के आपको नाम याद रखिए। तो सीन कॉफ निज़ाम यानी शिव किशन बिस्सा, बैजनाथ जी महाराज और बतुल बेगम, इनकी फ़ोटो भी आप देख सकते हैं। ये है सीन कॉफ, ये है बैजनाथ जी महाराज और ये है बतुल बेगम। तो इनको जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है 25 जनवरी 2025 को। जोधपुर के हैं ये सीन कॉफ निज़ाम, यानी इनका नाम है शिव किशन बिस्सा। इनको शिक्षा और साहित्य के लिए, सीकर के बैजनाथ महाराज को आध्यात्म के लिए और जयपुर की है बतुल बेगम, इनको कला के लिए पद्मश्री से सम्मान प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो सीन कॉफ निज़ाम कहाँ के हैं? जोधपुर के हैं। इसके बाद में सीकर के हैं बैजनाथ जी महाराज, जयपुर की है बतुल बेगम। तो बतुल बेगम को कला के लिए, बैजनाथ जी महाराज को आध्यात्म के लिए और जोधपुर के जो है सीन कॉफ निज़ाम है, इनको शिक्षा एवं साहित्य के लिए पद्मश्री सम्मान दिया जाएगा। सीन कॉफ निज़ाम जो है, इनका नाम है शिव किशन बिस्सा। इनको गुमशुदा दायर की गूंजती घंटियाँ काव्य संग्रह के लिए वर्ष 2010 में उर्दू में साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, तो सीन कॉफ निज़ाम को 2010 में भी मिल चुका है। उन्हें राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर के द्वारा महमूद सिरानी पुरस्कार यानी 1999-2000 में
और राजस्थान रत्न पुरस्कार 2022 सहित कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये याद रखिए कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं, और हाल ही में यानी 25 जनवरी को इनको पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। 2010 में इनको उर्दू में साहित्य पुरस्कार मिल चुका है। 1999 से 2000 में इनको मिल चुका है महमूद सिरानी पुरस्कार, और इसके अलावा राजस्थान रत्न पुरस्कार इनको 2022 में मिल चुका है। नेक्स्ट है बतुल बेगम। मांड गायकी को देश और दुनिया में नई पहचान दिलाने वाली है ये बतुल बेगम, और जयपुर की निवासी है। भगवान श्री राम के भजन गाती है। कान फेस्टिवल जो है, ओलंपिक और अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में अपनी प्रस्तुति दे चुकी है बतुल बेगम। 2022 में उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया जा चुका है। ठीक है, तो 2022 में ही हमारे जोधपुर के सीन ऑफ निज़ाम को मिला था राजस्थान रत्न पुरस्कार, और उसी समय पर बतुल बेगम को मिला था राष्ट्रपति के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार 2022। इसके बाद में बात करें बैजनाथ जी महाराज की, तो ये सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ तहसील में के हैं। श्री श्रद्धानंद जी महाराज आश्रम के पीठाधीश्वर और संचालक है। 1995 से विराजमान है। संत बैजनाथ जी महाराज सनातन धर्म का ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उन्होंने वैदिक शिक्षा की अलग जगाने के उद्देश्य से श्रद्धा संस्कृत पीठ की स्थापना की है। ठीक है, तो इन्होंने किसकी स्थापना की है? श्रद्धा संस्कृत विद्यापीठ की। योग शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने श्रद्धा योग और शिक्षण संस्थान की भी स्थापना की है। तो बैजनाथ जी महाराज किससे जुड़े हुए हैं? आध्यात्म से जुड़े हुए हैं। कहाँ के हैं ये? सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ तहसील में इनका आश्रम है। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त हुए पदों पर उपचुनाव के लिए कार्यक्रम घोषित किया गया है सरकार के द्वारा। तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा राज्य की पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न कारणों से रिक्त हुए जिला प्रमुख के 3 पद, प्रधान के 1, उप प्रधान के 1, जिला परिषद सदस्य के 4, पंचायत समिति के 18, सरपंच के 20, उप सरपंच के 15 और पंच के 143 पदों पर उपचुनाव कराने का कार्यक्रम घोषित किया गया है। इसके अनुसार जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान 14 फरवरी 2025 को, और मतगणना कब होगी? 15 फरवरी 2025 को। ठीक है, तो मतदान जो है ये होगा 14 फरवरी को, मतगणना कब होगी? 15 फरवरी को। जिला प्रमुख और प्रधान के लिए मतदान 16 फरवरी को होगा, और उप प्रधान के लिए मतदान की तिथि है 17 फरवरी 2025। ठीक है, तो ये फैक्ट है। ये कार्यक्रम घोषित किया गया है पंचायती राज संस्थानों के लिए। राष्ट्रीय पर्यावरण विषय पर युवा संसद आयोजित की गई है, और ये आयोजित की गई है 24 और 25 जनवरी 2025 को। ठीक है, तो ये राजस्थान विधानसभा के अंदर ये आयोजित की गई राष्ट्रीय पर्यावरण विषय पर युवा संसद। तो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर राजस्थान विधानसभा में राष्ट्रीय पर्यावरण विषय पर 2 दिवसीय थी ये युवा संसद कार्यक्रम। 24 और 25 जनवरी 2025 को यह आयोजित किया गया है। इसके आयोजक कौन है? राजस्थान विधानसभा के सदन में इस नेशनल एनवायरनमेंट यूथ पार्लियामेंट का आयोजन राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा के तत्वाधान में किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है, युवा संसद का उद्देश्य पर्यावरण के प्रति चेतना बढ़ाने के साथ ही प्राकृतिक संसाधनों एवं पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता में मानवीय जिम्मेदारियों की समझ को बढ़ाना इसका उद्देश्य था। तो इसका आयोजन किया गया कब, कहाँ पर? राजस्थान विधानसभा के अंदर। और इसी में एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया है। आदित्य खेवाल और लक्ष्य खेवाल के द्वारा लिखित वायु एवं महाकुंभ एक जादुई सांस्कृतिक यात्रा पुस्तक का विमोचन भी इसके अंतर्गत ही किया गया है। नेक्स्ट है मेजर जनरल ब्लॉक के ऑक्शन में राजस्थान को मिला है पहला पुरस्कार। तो राजस्थान वर्ष 2023-24 में देश भर में एग्जेम्पली परफॉर्मेंस इन मिनरल ब्लॉक ऑक्शन में पहले स्थान पर रहा है, और इस उपलब्धि पर उड़ीसा के कोणार्क में केंद्रीय खान मंत्री है जी किशन रेड्डी, और उड़ीसा के मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी। इन्होंने राजस्थान को 20 जनवरी 2025 को ये पुरस्कार प्रदान किया है। तो मेजर मिनरल ब्लॉक के ऑक्शन के अंदर राजस्थान को पहला पुरस्कार दिया गया है। राज्य की उपलब्धि क्या है? राज्य में वर्ष 2023-24 में देश भर में सर्वाधिक 31 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी की गई है राज्य के द्वारा, और 31 मेजर मिनरल ब्लॉकों में से 22 जो है माइनिंग लीज एवं 9 कंपोजिट लाइसेंस के लिए नीलामी की गई है। इनमें लाइमस्टोन के 22 है, बेस मेटल के 5 है, और आयरन के 4 ब्लॉक है।
नेक्स्ट है मोना अग्रवाल अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हुई है। ये कहाँ की है? जयपुर की है, पैराशूटर है मोना अग्रवाल। इनको वर्ष 2024 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जन्म स्थान इनका सीकर है, 1987 में जन्म हुआ इनका। उन्हें यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य समारोह के अंदर 17 जनवरी 2025 को प्रदान किया गया। मोना अग्रवाल की उपलब्धियां क्या क्या है? मोना अग्रवाल ने पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल यानी SH1 इवेंट में 228.7 के स्कोर के साथ इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक में ये कांस्य पदक जीत चुकी है। वर्ष 2021 में शूटिंग की शुरुआत करने वाली मोना ने वर्ष 2024 में नई दिल्ली में आयोजित WSPS विश्व कप में R2 विमन 10 मीटर एयर राइफल SH1 में भी गोल्ड मेडल जीता था। तो 2021 में गोल्ड मेडल भी जीत चुकी है WPS विश्व कप के अंदर। वर्ष 2023 में क्रोएशिया के ओसीजेक में आयोजित WPS विश्व कप में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो इस तरीके से ये 3 इम्पोर्टेंट उपलब्धि है इनकी, और अर्जुन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। जयपुर की पैराशूटर है, कौन है? मोना अग्रवाल। राजस्थान हाईकोर्ट को मिले हैं 3 नए न्यायाधीश। तो राजस्थान हाईकोर्ट में 3 नए न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया है। नवनियुक्त 3 न्यायाधीशों में जोधपुर मेड्रो डीजे चंद्रशेखर शर्मा है, रजिस्ट्रार जनरल प्रमिल कुमार माथुर है, और जयपुर मेट्रो सेकंड डीजे है चंद्र प्रकाश श्रीमाली, ये शामिल है। तीनों 1992 बैच के न्यायिक अधिकारी है। सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने न्यायिक अधिकारी कोटे से इन 3 न्यायिक अधिकारियों के नाम को मंजूरी दी थी। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में है और मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव, ठीक है, MM श्रीवास्तव ने इन तीनों न्यायाधीशों को 27 जनवरी 2025 को शपथ दिलाई है। इन 3 नए न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण के बाद राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या अब कितनी हो गई है? 33 हो गई है। और जजों की स्वीकृत संख्या की बात करें तो वो कितनी है? 50 है। ठीक है, तो वर्तमान में संख्या कितनी है? 33। स्वीकृत संख्या कितनी है? 50। इससे पहले अक्टूबर 2024 में राजस्थान हाईकोर्ट को 3 न्यायाधीश मिले थे, जिनमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश अवनीश झिंगन और न्यायाधीश अरुण मोंगा, और तेलंगाना हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं मुन्नूरी लक्ष्मण। इनका राजस्थान तबादला किया गया था। ठीक है, तो 33 हो गए हैं वर्तमान संख्या। राज्य भर में लागू होगी एग्री स्टेक योजना। तो केंद्र के द्वारा प्रायोजित योजना है एग्री स्टेक योजना। इसको राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर दिसंबर 2024 में सीकर जिले से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया था। अब इस योजना को 5 फरवरी 2025 से प्रदेश भर के अंदर शुरू किया जाएगा। कब से किया जाएगा? 5 फरवरी 2025 से एग्रो स्टेक योजना को शुरू किया जाएगा। इसमें चरणबद्ध रूप से ग्राम पंचायत स्तर पर फार्मर रजिस्ट्री के लिए कैंप लगाए जाएंगे। तो 5 फरवरी से कैंप लगेंगे फार्मर की रजिस्ट्री के लिए। एग्री स्टेक कृषि से संबंधित डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाने की केंद्र सरकार की ये परियोजना है। इसके अंतर्गत डिजिटल रूप से क्रॉप सर्वे होगा, फार्मर रजिस्ट्री एवं भू संदर्भित नक्शे का डेटाबेस निर्माण करके प्रत्येक किसान को विशिष्ट आईडी यानी एक यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी एग्रो स्टेक योजना के तहत। योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर डेटा तैयार करने से लेकर PM किसान सम्मान निधि में जो ऑटोमेशन है वो, किसान क्रेडिट कार्ड योजना सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं तक किसानों की पहुंच जो है आसान हो जाएगी एग्रो स्टेक योजना से। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव जयपुर के अंदर आयोजित किया गया है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। इसके उपलक्ष्य में 5 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 8 से लेकर 12 जनवरी 2025 को किया गया है। ठीक है, और महोत्सव की थीम क्या थी? राज्य स्तरीय युवा महोत्सव जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार की थीम पर ही आधारित था। समारोह इस महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री ने 11 युवाओं को, ठीक है, यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया है। 1 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किए हैं। यूथ आइकन अवार्डी जयपुर के हैं प्रिंस तिवारी, तनु प्रजापत, धर्मा जाट, प्रिया राठौड़, ये नाम है। इनको ये प्रदान किया गया है यूथ आइकन अवार्डी। ठीक है, और ये कितने युवा है? 11 युवा है। इनको ये युवा महोत्सव में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है लू तापघात राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया है। तो ये लू है। राजस्थान सरकार ने लू तापाघात को राज्य स्तरीय
राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। ठीक है, वस्तुतः आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के द्वारा 23 दिसंबर 2024 को जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य में लू तापघात को राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में अधिसूचित किया गया है। तो लू तापघात जो है इसको विशेष श्रेणी के अंदर ले लिया गया है। लू तापाघात जो है इसको विशेष आपदा घोषित किए जाने से राज्य में लू तापाघात से प्रभावित जो व्यक्ति है और परिवार है, इनको भारत सरकार के राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष जो है SDRF, इसके मानदंडों के अनुसार निर्धारित मानकों और दरों के अनुसार राहत प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो इसका जो फंड है इसके अंदर यूज हो सकेगा और लू तापाघात को जो है विशेष आपदा घोषित किया गया है। नेक्स्ट है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए नव प्रसारक नीति। तो बजट घोषणा 2024-25 की अनुपालना में राज्य सरकार ने पहली बार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस के लिए नव प्रसारक नीति जारी की है। इस योजना से जुड़ने वाले नव प्रसारक जो है सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी जन जन तक पहुंचाएंगे। सूचना और जनसंपर्क विभाग के द्वारा जारी इस नीति में नव प्रसारकों के लिए 2 श्रेणियां बनाई गई है। श्रेणी ए में 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर अथवा फॉलोअर्स वाले जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है इनको शामिल किया गया है। श्रेणी बी में न्यूनतम 7,000 से लेकर 1 लाख तक सब्सक्राइबर अथवा फॉलोअर्स वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस को रखा गया है। ठीक है, तो 2 श्रेणियां बनाई गई है, 1 लाख से अधिक और दूसरी है 7,000 से लेकर 1 लाख तक के सब्सक्राइबर्स को। जिला स्तर पर प्रत्येक श्रेणी में एक नव प्रसारक और संभाग स्तर पर श्रेणी ए में 2 और बी में 1 नव प्रसारक का चयन किया जाएगा। राजस्थान में ने जीती है सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता की ओवरऑल ट्रॉफी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता का आयोजन नई दिल्ली इंदिरा गांधी स्टेडियम के इंडोर हॉल के अंदर आयोजित किया गया 4 से लेकर 6 जनवरी 2025 को। इस प्रतियोगिता में राजस्थान ने 2 स्वर्ण जीते हैं, 1 रजत पदक के साथ पहली बार ओवरऑल ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचा है। प्रतियोगिता में गुजरात ने 2 स्वर्ण जीते हैं, 2 कांस्य पदक जीतकर उपविजेता रहा है। ठीक है, तो पहले नंबर पर रहा है राजस्थान और इसके बाद में दूसरा स्थान आया है गुजरात का। स्वर्ण पदक विजेता कौन है इसमें? मोनिका चौधरी ने 48 केजी के अंदर ऑल इंडिया पुलिस कंट्रोल बोर्ड की अस्मिता डे को पराजित करके गोल्ड मेडल जीता है। आकाश ने 81 केजी में हरियाणा के विशाल को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। रजत पदक विजेता खिलाड़ी कौन कौन है? तो राजस्थान के हिमांशु चौधरी है भरतपुर के, इनको 60 केजी में उत्तराखंड के सिद्धार्थ रावत से हारने पर रजत पदक से संतोष करना पड़ा है। राष्ट्रीय खेल के लिए क्वालिफाई खिलाड़ी कौन कौन हुए हैं? इन सभी पदक विजेता खिलाड़ी के साथ ही अंकित कुमार ने 100+ केजी, इशिता राठौड़ ने 70 केजी और संजू चौधरी ने 78+ केजी में 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड के लिए राजस्थान से क्वालिफाई किया है। तो 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर होंगे? उत्तराखंड के अंदर आयोजित होंगे और इन खिलाड़ियों ने उसके लिए क्वालिफाई कर लिया है। नेक्स्ट है सुपोषित माँ अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया है 3 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी के द्वारा। तो सुपोषित माँ अभियान है और कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के अंदर ये आयोजित किया, ये जो है इसका शुभारंभ किया गया है तीसरे चरण का। तो कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में सुपोषित माँ अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला और उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी जी के द्वारा 3 जनवरी 2025 को किया गया। इस अवसर पर गरीब और अभावग्रस्त परिवारों की 1500 गर्भवती महिलाओं को पोषण किट वितरण किए गए हैं। ठीक है, तो पोषण किट दिए गए हैं सुपोषित माँ अभियान के तहत 1500 गर्भवती महिलाओं को। इसका उद्देश्य क्या है? सुपोषित माँ अभियान को संचालित करने का उद्देश्य गरीब और वंचित वर्ग की गर्भवती महिलाओं के उचित पोषण और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है। इस अभियान की पहली प्राथमिकता है गरीब और वंचित वर्ग की गर्भवती महिलाओं को चिन्हित करके 9 माह तक उनकी निःशुल्क जांच करना और पौष्टिक आहार का इंतजाम करना। ठीक है, तो इसकी पहली प्रायोरिटी क्या है? ये आ सकता है एग्जाम में। तो इसका प्राथमिकता है गरीब और वंचित वर्ग की जो गर्भवती महिलाएं हैं इनको मार्किंग करना, इनकी चिन्हित करना और 9 माह तक जो है उनकी निःशुल्क जांच करना। ठीक है, जांच भी शामिल है और पौष्टिक आहार का इंतजाम करना। सुपोषित माँ अभियान का शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा वर्ष 2020 के अंदर किया गया था। वर्षा जल सहेजने के लिए राज्य
में कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान संचालित किया गया है। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, तो राजस्थान में वर्षा जल सहेजने की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत राज्य सरकार शुरुआती स्तर पर सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और जयपुर जिलों में कार्य प्रारंभ किया गया है। राजस्थान में वर्षा जल संचयन की परंपरा को पुनर्जीवित करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो वर्षा के जल का पूर्व में संचयन होता था, तो उसी को पुनर्जीवित करने के लिए कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान जो है स्टार्ट किया गया है। शुरुआती स्तर पर ये सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और जयपुर में किया जा रहा है। ठीक है, कार्य क्या है? इस अभियान के तहत राज्य सरकार जो है भामाशाहों और प्रवासी राजस्थानियों को साथ लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में रिचार्ज शाफ्ट परियोजनाओं का निर्माण कराएगी। इसका फोकस क्या है? अभियान में व्यर्थ बह जाने वाला जो वर्षा जल है और भाप बनकर उड़ जाने वाला जो सतही जल है, इसकी एक एक बूंद के संचय और पुनर्भरण पर फोकस किया जाएगा। यह अभियान जो है जल संचयन में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैच द रेन संकल्पना से प्रेरित है। तो याद रखिए, कैच द रेन संकल्पना से कौन सा अभियान राजस्थान का प्रेरित है? तो यह है कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। अक्टूबर 2024 में सूरत में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है CR पाटिल। इन्होंने कर्म भूमि से जन्मभूमि जल संचयन जन भागीदारी जन आंदोलन कार्यक्रम की रूपरेखा रखी थी। नेक्स्ट है, लोकायुक्त ने 36वां वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत किया है। तो लोकायुक्त राजस्थान न्यायमूर्ति है प्रताप कृष्ण लोहरा। इन्होंने 1 जनवरी 2024 से लेके 31 दिसंबर 2024 तक की अवधि का 36वां था ये वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को 1 जनवरी 2025 को प्रस्तुत किया है। इनके कार्यकाल का यह चौथा वार्षिक प्रतिवेदन है। ठीक है, तो ये भी याद रखिए, प्रताप कृष्ण लोहरा के कार्यकाल का कौन सा है? ये चौथा वार्षिक प्रतिवेदन है और ये था 36वां। प्रतिवेदन के मुख्य बिंदु क्या है? तो लोकायुक्त सचिवालय ने में 1 जनवरी 2024 को 4041 परिवाद लंबित थे और वर्ष 2024 में कुल 2068 नवीन शिकायतें प्राप्त हुई है। इस प्रकार कुल 6109 परिवादों में से 2311 परिवादों का सूक्ष्मता से अवलोकन करके गुणावलोकन के आधार पर निस्तारण किया गया है। लोकायुक्त सचिवालय की ओर से की गई कार्रवाइयों, जांच और निष्कर्षों की जानकारी इस प्रतिवेदन में शामिल है। ठीक है, इस वार्षिक प्रतिवेदन में विभिन्न प्रशासनिक और न्यायिक पहलुओं की समीक्षा की गई है। नेक्स्ट है, अलवर, सीकर और बाड़मेर में गठित होगी महिला पुलिस बटालियन। तो कहाँ पर होगी? अलवर में, सीकर में और बाड़मेर में। तो बजट घोषणा की अनुपालना के क्रम में राजस्थान सरकार ने प्रदेश में 3 महिला पुलिस बटालियन गठित किए जाने की वित्तीय और प्रशासनिक मंजूरी दी है। 3 महिला पुलिस बटालियन निम्न प्रकार होगी। सीकर में होगी पद्मिनी, अलवर में होगी कालीबाई और बाड़मेर में होगी अमृता देवी महिला पुलिस बटालियन। इनका नाम याद रखिए, सीकर में पद्मिनी, अलवर में कालीबाई और बाड़मेर में अमृता देवी महिला पुलिस बटालियन। गृह विभाग ने तीनों बटालियनों में 2216 पद स्वीकृत किए हैं और इनमें 500 पद कांस्टेबल के होंगे। तीनों बटालियनों में से एक कमांडेंट होंगे और इसके साथ ही 2 डिप्टी कमांडेंट के 1, सहायक कमांडेंट के 2 और कंपनी कमांडर के 3, प्लाटून कमांडर MT के 1, प्लाटून कमांडर सामान्य के 13 पद इसके अंदर होंगे। तो कुल पद कितने स्वीकृत किए हैं? 2216 पद। राज्य की पहली महिला बटालियन हाडी रानी की स्थापना कब की गई थी? 2008 में की गई थी। इसका मुख्यालय अजमेर के अंदर है। इन 3 बटालियनों के गठन से राज्य महिला बटालियन की संख्या कितनी हो गई है? 4। ठीक है, तो 2008 में थी हाडी रानी बटालियन, अजमेर में मुख्यालय था। और अब ये 3 कहाँ पर स्थापित की जाएगी? 3 में सीकर, अलवर और एक है बाड़मेर के अंदर। प्रदेश में वर्तमान में 18 बटालियन है और अब इन 3 को मिलाकर इनकी संख्या टोटल कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। प्रदेश में कुल 18 में RAC की कितनी बटालियन है? 14 बटालियन है। RAC की कितनी है? 14 है। नेक्स्ट है राजस्थान जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के बारे में। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 17 से लेकर 21 जनवरी 2025 को किया गया है। इस बार फेस्टिवल की विशेषता इसका संगीत में रेड कारपेट उद्घाटन समारोह रहा, जिसमें देश विदेश के 400 से अधिक फिल्म निर्माता,
निर्देशक, अभिनेता, निर्माताओं और फिल्म उद्योग के अन्य दिग्गज इसके अंदर शामिल हुए हैं। तो इम्पोर्टेंट है ये। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है जयपुर की RIC के अंदर। 5 दिवसीय उत्सव में 48 देशों की जो है 57 भाषाओं की 240 फिल्में इसके अंदर दिखाई गई है। इस वर्ष के आयोजन में राजस्थानी भाषा की 23 फिल्मों के साथ साथ भोजपुरी फिल्मों को भी पहली बार इसके अंदर शामिल किया गया है। प्रमुख पुरस्कार इसमें देख लेते हैं। बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड दिया गया है मेड इन पैराडाइज, इसके निदेशक है अनिरुद्ध दास। नेक्स्ट है बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है वोदका फैंटा, ये है फ्रांस की एलिजाबेथ सिल्वरो के द्वारा निर्देशित है। नेक्स्ट है बेस्ट स्क्रिप्ट अवार्ड, ये अमृतसर जंक्शन एक मूवी है, इसको दिया गया है आदित्य झांबले के द्वारा निर्देशित है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड अनसुनी चिंखे पार्थ सारथी महंत के द्वारा निर्देशित है, इसको दिया गया। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल का अवार्ड दिया गया देवेश रंजन, इनकी फिल्म में बहरूपिया की भूमिका में है, और प्रकाश झा फिल्म अमर डाइज टुडे के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल अवार्ड दिया गया सीमा विश्वास फिल्म अनसुनी चिंखे के लिए। बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म अवार्ड दिया गया है केकुटई रानी या रुमाल रानी देवयानी बेतार बेट के द्वारा निर्देशित है ये। तो ये प्रमुख पुरस्कार है इसके। नेक्स्ट है सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप। तो 69वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन प्रदेश की राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 7 से लेकर 13 जनवरी को किया गया है। इसमें देश भर की महिला और पुरुष वर्ग की 65 टीमों के 1200 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के अंदर। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की एडहॉक कमेटी और खेल परिषद के द्वारा आयोजित इस चैंपियनशिप में केरल ने पुरुष वर्ग तथा रेलवे ने महिला वर्ग का खिताब जीता है। तो किस किस ने जीता है? केरल ने जीता है पुरुष वर्ग का और रेलवे ने जीता है महिला वर्ग का खिताब। पुरुषों के फाइनल मुकाबले में केरल ने सर्विसेज की टीम को हराया है। महिलाओं के फाइनल मुकाबले में रेलवे ने केरल को हराया है। राजस्थान जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी में राजस्थान ने जीते दोनों वर्गों में कांस्य पदक। तो 2 वर्गों में राजस्थान ने कांस्य पदक जीते हैं। हरिद्वार उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई 50वीं जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप, इसके अंदर राजस्थान की पुरुष और महिला टीम दोनों ने कांस्य पदक जीता है। बालक वर्ग के सेमीफाइनल में राजस्थान की टीम को उत्तराखंड से हारने के कारण कांस्य पदक मिला है। इसी प्रकार बालिका वर्ग के अंदर राजस्थान को हरियाणा से हारने के कारण जो है कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा है। ठीक है, तो 2 कांस्य पदक दोनों वर्गों में राजस्थान ने जीते हैं जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी के अंदर। कहाँ पर आयोजित हुई ये हुई है हरिद्वार उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट वर्क प्लेस रिपोर्ट 2024 के अंदर राजस्थान के 5 शहर शामिल किए गए हैं। तो वर्क प्लेस कल्चर कंसल्टिंग फर्म अवतार, इसके द्वारा भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर टॉप सिटीज़ फॉर वुमेन इन इंडिया यानी TCWI शीर्षक से एक सर्वे रिपोर्ट जो है जारी की गई है 8 जनवरी को। यह रिपोर्ट महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर समावेशी और सुरक्षित वातावरण को प्राथमिकता देते हुए 120 शहरों का आकलन करती है। रिपोर्ट में 120 जो शहर है इनके सोशल इंक्लूजन स्कोर्स यानी SIS और इंडस्ट्री इंक्लूजन स्कोर यानी IIS इसको आधार बनाया गया है। तो ये दोनों याद रखिए किसके आधार पर ये रिपोर्ट जारी की गई है, सोशल इंक्लूजन स्कोर SIS और इंडस्ट्री इंक्लूजन स्कोर IIS। तो इस रिपोर्ट सूचकांक में राजस्थान के 5 शहर शामिल किए गए हैं। इसमें जयपुर आया 16वें नंबर पे, जोधपुर 34वें नंबर पे, इसके बाद में अजमेर आया 39वें नंबर पे और कोटा 42वें पे है और उदयपुर है 84वें स्थान पर। इंडेक्स के अंदर राजस्थान के शहर ये हमने पढ़ लिए। जयपुर 16वें पे है, जोधपुर है 34वें पे, अजमेर है 39वें पे, कोटा है 42वें पे, उदयपुर है 84वें पे। अब इसके अंदर अलग अलग रैंक है, CIS स्कोर है, SIS स्कोर है और IIS रैंक है, ये अलग अलग है। आप ये याद रखिए रैंक कौन सी रही है। राष्ट्रीय स्थिति की बात करें तो देश के सबसे सुरक्षित 5 शहरों के अंदर, ये तो हमने राज्य स्तर पे पढ़ लिया, सबसे 5 शहर जो सबसे सुरक्षित है महिलाओं के काम करने के हिसाब से वो है बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद और पुणे। उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में वर्क प्लेस पर महिलाएं ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती है। बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद और पुणे टॉप 5 शहरों के अंदर शामिल है। उत्तर भारत से सिर्फ जयपुर है, दिल्ली है, गुरुग्राम, शिमला और जम्मू ही शीर्ष 25 शहरों में स्थान बना सके हैं। दिल्ली को इसके अंदर कौन सा स्थान मिला है? 8वां स्थान। नेक्स्ट पाली, बांसवाड़ा और सीकर में पुलिस रेंज खत्म कर दी गई है।
तो 9 जिले ख़त्म करने के बाद गृह विभाग ने 3 पुलिस रेंज जो है सीकर, पाली और बांसवाड़ा पुलिस रेंज समाप्त कर दिए हैं। राजस्थान में अब पहले की तरह 7 रेंज है और 2 कमिश्नरेट होंगे। पुलिस जिलों के लिहाज से जयपुर और जोधपुर पुलिस रेंज सबसे बड़ी हो गई है अब, और इन दोनों पुलिस रेंज में 8-8 जो है पुलिस जिले शामिल होंगे। पुलिस रेंज और पुलिस जिले तो ये 14 जनवरी की अधिसूचना के अनुसार है। तो अजमेर रेंज के अंदर अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, ब्यावर, नागौर और डीडवाना, कुचामन शामिल है। भरतपुर रेंज के अंदर भरतपुर, धौलपुर, करौली, डीग और सवाई माधोपुर शामिल है। बीकानेर रेंज के अंदर है बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू शामिल है। उदयपुर रेंज के अंदर है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सलूमर। इसके बाद में जयपुर रेंज के अंदर है जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली, बहरोड, दौसा, अलवर, खैरथल, तिजारा, भिवाड़ी, झुंझुनू और सीकर। जोधपुर रेंज के अंदर है जोधपुर ग्रामीण, फलोदी। इसके बाद में जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, पाली, सिरोही और जालौर। कोटा रेंज के अंदर है कोटा शहर, कोटा ग्रामीण। इसके बाद में बूंदी, बारां और झालावाड़। इसी प्रकार 9 जिलों को समाप्त करके तहसीलों को भी मूल जिलों के अंदर शामिल कर दिया गया है। वित्त विभाग ने अनूपगढ़, दूदू, गंगापुर सिटी, केकड़ी, नीम का थाना, सांचौर और शाहपुरा इन पर कोषालयों को निरस्त करके उप कोषालय बना दिया है। नेक्स्ट है पत्रिका समूह का पंडित झाबरमल शर्मा स्मृति व्याख्यान और पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया है 4 जनवरी 2025 को झालाना स्थित परिसर के अंदर, और ये 34वां था। ठीक है, तो 34वें पंडित झाबरमल शर्मा स्मृति व्याख्यान और सृजनात्मक साहित्य एवं पत्रकारिता पुरस्कार समारोह का आयोजन झालाना स्थित परिसर में किया गया 4 जनवरी 2025 को। इस अवसर पर पत्रिका समूह में के सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया है। पहला पुरस्कार किसको दिया गया है? कहानी के अंदर पहला पुरस्कार दिया गया है जयपुर की है उमा की कहानी सपना को। ठीक है, जयपुर की रहने वाली है उमा और इनकी कहानी है सपना, इसको। कविता का पहला पुरस्कार दिया गया है जोधपुर के हैं कुलदीप सिंह भाटी और इनकी कविता का नाम है पूर्णता की ओर, इसको। तो ये याद रखिए, दोनों कहानी में दिया गया है सपना को और पूर्णता की ओर को कविता के अंदर पहला पुरस्कार दिया गया है। दूसरा पुरस्कार की बात करें तो कहानी में दूसरा पुरस्कार रायपुर छत्तीसगढ़ के संजय दुबे की कहानी अंतिम संस्कार को, और कविता के अंदर दूसरा पुरस्कार दिया गया है मुरैना मध्य प्रदेश के अंकित शर्मा की ईशुप्रिय के सावन के दोहे के लिए। ये कहानी एवं कविताएं पत्रिका समूह के परिशिष्टों में वर्ष 2024 के दौरान प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट है बीएपी को मिला है राज्य पार्टी का दर्जा। तो भारत आदिवासी पार्टी को इसका जो है राज्य की पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा। भाजपा और कांग्रेस के बाद वर्तमान में यह प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। बीएपी ने राजस्थान में 1 सांसद के साथ ही 4 विधायक हैं इसके बीएपी के। इसमें बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से हैं राजकुमार रौत, इसके सांसद है। 84 से अनिल कटारा है, आसपुर से उमेश डामोर है, धरियावाद से थावरचंद डामोर है और बागीदोरा से जयकृष्ण पटेल इसके विधायक है। तो ठीक है, तो 4 विधायक है इस पार्टी के और 1 सांसद है। तो भाजपा और कांग्रेस के बाद में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है राज्य की बीएपी। नेशनल शूटिंग बॉल में राजस्थान को कांस्य पदक दिया गया है। तो 43वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है पुरी उड़ीसा के अंदर 17 से लेके 19 जनवरी 2025 को। ठीक है, तो ये नेशनल लेवल की थी शूटिंग बॉल में, तो राजस्थान को इसके अंदर कांस्य पदक प्रदान किया गया है। तो 43वीं जो है सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान टीम को कांस्य पदक मिला है। इस प्रतियोगिता में राजस्थान की पुरुष शूटिंग बॉल टीम ने लगातार चौथे वर्ष मेडल जीता है। विगत वर्ष की बात करें तो राजस्थान ने गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है 30 जनवरी से लेके 3 फरवरी 2025 को होटल क्लार्क आमेर के अंदर। इस वर्ष जो है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल इम्पोर्टेंट है, इसकी थीम याद रखिए। इसकी थीम क्या थी? उत्सव। 5 दिवसीय इस फेस्टिवल में देश विदेश की बड़ी साहित्यिक हस्तियों ने भाग लिया है। यूरोपीय संघ इस वर्ष भी JFL का पार्टनर था, यूरोपीय संघ। तो भारत और यूरोप के सांस्कृतिक और साहित्यिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से यूरोपीय संघ के 15 से अधिक लेखक फेस्टिवल के अंदर भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आयोजित किया गया है 30 जनवरी से लेके 3 फरवरी 2025 को। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट न्यूज़ विक्रम सिंह राठौड़ के बारे में।
राज्य सरकार ने 29 जनवरी 2025 को घुमंतू परिवारों के लिए मुहिम चलाने वाले बाड़मेर जिले के तारातरा निवासी है विक्रम सिंह राठौड़, इनको ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। ठीक है, तो घुमंतू परिवारों के लिए इन्होंने मुहिम चलाई थी। राज्य सरकार के द्वारा घुमंतू, अर्ध घुमंतू और विमुक्त जातियों के परिवारों के लिए आवासीय भूखंड आवंटन के लिए महाअभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में व्यापक जन सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा इस अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए विक्रम सिंह राठौड़ को घुमंतू ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। तो इनका नाम याद रखिए, इनको घुमंतू ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है, इनका नाम है विक्रम सिंह राठौड़। नेक्स्ट है राजेश निर्वाण। तो राजस्थान कैडर के वर्ष 2022 बैच के आईपीएस है राजेश निर्वाण। इनको केंद्र सरकार ने BCAS यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, इनके द्वारा डीजी नियुक्त किया गया है और वर्तमान में राजस्थान में डीजी होमगार्ड के पद पर ये तैनात है राजेश निर्वाण। इससे पहले वर्ष 2016 से 23 तक बीएसएफ में और वर्ष 2004 से लेकर 7 तक ये सीबीआई के अंदर रह चुके हैं। नेक्स्ट है हस्तशिल्प एक्सपो। हस्तशिल्प एक्सपो आर्टिफैक्ट्स जोधपुर 2025 का पहला संस्करण जोधपुर के ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर TFC बोरानाड़ा में 23 से लेकर 26 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया है। इस 4 दिवसीय हस्तशिल्प एक्सपो का आयोजन हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद EPCH के तत्वाधान में किया गया है। तो हस्तशिल्प एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? जोधपुर के अंदर। राजस्थान में जितना भी हस्तशिल्प निर्माण होता है उसका 50% जोधपुर से आता है। इस उद्योग को ऑरेंज इकोनॉमी के रूप में एक नई पहचान दी गई है। कृषि क्षेत्र के बाद में सबसे अधिक रोजगार सृजित करने वाला का कार्य ऑरेंज इकोनॉमी करती है। ध्यान रखिए, ऑरेंज इकोनॉमी किसका नाम है? हस्तशिल्प निर्माण से संबंधित है ऑरेंज इकोनॉमी। ठीक है, इसी को के रूप में इसको पहचान दी गई है। 50% से ज़्यादा जो है जोधपुर से आता है। हस्तशिल्प का कार्य कहाँ पर होता है? ये कार्य होता है जोधपुर के अंदर। वर्ष 2023-24 के दौरान वुडवेयर का कुल निर्यात 8,038.17 करोड़ का किया गया था, जिसमें 28.19% हिस्सेदारी थी जोधपुर की। तो जोधपुर के अंदर ही ये आयोजित किया गया है अभी हाल ही में हस्तशिल्प एक्सपो। नेक्स्ट है मनीषा चाहर। 38वें नेशनल गेम्स की बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए राजस्थान ओलंपिक संघ एवं राजस्थान बॉक्सिंग संघ ने NIS बॉक्सिंग कोच है मनीषा चाहर, इनको राजस्थान बॉक्सिंग टीम की मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो राजस्थान बॉक्सिंग टीम की मुख्य कोच कौन है अब? मनीषा चाहर। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन 31 जनवरी से 7 फरवरी को कहाँ पर हुआ है? उत्तराखंड के अंदर। ऑल इंडिया पुलिस गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट भरतपुर पुलिस की सहायक उपनिरीक्षक है मनीषा चाहर। विभिन्न वर्गों की नेशनल प्रतियोगिताएं एवं खेलो इंडिया गेम्स में बॉक्सिंग प्रतियोगिताओं में भी राजस्थान बॉक्सिंग टीम की कोच रह चुकी है। तो मनीषा चाहर कौन है? बॉक्सिंग की कोच है। नेक्स्ट है सीरी पिलानी। CSIR सीरी पिलानी के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी LED चिप का निर्माण करने में सफलता हासिल की है। इससे सेमीकंडक्टर चिप पर दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी। यह चिप लाल, नीली, हरी और सफ़ेद रंग की लाइट देने के अंदर सक्षम है। CSIR सीरी पिलानी के वैज्ञानिकों ने हाल ही में IoT सक्षम पोर्टेबल एंडोस्कोप तकनीक विकसित की है। तो कौन सी टेक्नोलॉजी विकसित की है? IoT सक्षम पोर्टेबल एंडोस्कोप तकनीक। यह पारंपरिक एंडोस्कोप की तुलना में छोटा है, हल्का है और इसमें IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स कनेक्टिविटी की सुविधा भी दी है, जिससे डॉक्टर दूर बैठे मरीजों का इलाज कर सकते हैं। ठीक है, तो दूर बैठे डॉक्टर इलाज कर सकते हैं IoT के माध्यम से और विशेषज्ञों से तुरंत सलाह ले सकते हैं। इस तकनीक का व्यावसायिक उत्पादन येलो मेडिप्लस प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो येलो मेडिप्लस प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली के द्वारा इसका जो है व्यावसायिक कॉमर्शियल प्रोडक्शन किया जाएगा। इसके अलावा सीरी पिलानी ने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी की है? तो आपको 2 चीज़ें याद रखनी है इसमें। स्वदेशी LED चिप का निर्माण किया है इन्होंने और IoT सक्षम पोर्टेबल एंडोस्कोप तकनीकी विकसित की है। तो 2 चीज़ें इन्होंने विकसित की है। नेक्स्ट है IYC राज्य अपेक्ष समिति। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के राज्य स्तरीय कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए IYC राज्य अपेक्ष समिति का गठन किया गया है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव यानी IYC।
इसके अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्य अपेक्ष समिति के अध्यक्ष होंगे। उद्देश्य क्या है इसका? इस समिति का जो मुख्य उद्देश्य है, सहकारिता वर्ष 2025 के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रमों की निगरानी रखना, समर्थन और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है सड़क सुरक्षा माह है। तो प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया 1 से लेकर 31 जनवरी 2025 को। इसका समापन समारोह जो है राज्य कृषि प्रबंध संस्थान दुर्गापुरा में 30 जनवरी 2025 को किया गया। सड़क सुरक्षा माह के दौरान प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर 10 व्यक्तियों को सड़क सुरक्षा प्रहरी के रूप में ट्रेनिंग दी गई है। इसका उद्देश्य क्या है? इस बार सड़क सुरक्षा माह का उद्देश्य सड़क सुरक्षा अभियान को जन जन तक अभियान बनाना और आमजन को यातायात नियम और नियमों की पालना की जानकारी प्रचार प्रसार विस्तृत रूप से करना था। तो 1 से लेकर 31 जनवरी को आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है कंवर लाल चौहान। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला प्रांगण में वर्ष भारत पर्व 2025 का आयोजन किया गया 26 से लेकर 31 जनवरी 2025 को। और इस आयोजन में बीकानेर के हैं कंवर लाल चौहान अपनी 7 फुट लंबी मूंछों के कारण आकर्षण का केंद्र रहे। तो 7 फुट की है इनकी मूंछें। उन्हें उनकी मूंछों के लिए मिस्टर डीग, मिस्टर बीकाना और मिस्टर बूंदी के पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है मरु उड़ान। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की 10वीं वर्षगांठ व्यापक स्तर पर मना रहा है। इसके तहत विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना ढाबी ने राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए मरु उड़ान का प्रस्तुतिकरण किया। मरु उड़ान क्या है? महिला सशक्तिकरण के लिए बाड़मेर जिला प्रशासन की अभिनव पहल है। तो ये भी याद रखिए, मरु उड़ान किसकी पहल है? ये है बाड़मेर जिला प्रशासन की पहल है। मरु उड़ान के तहत कौशल विकास, महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए वृहद स्तर पर प्रयास किए गए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की 10वीं वर्षगांठ के जश्न का समापन 8 मार्च 2025 को होगा। ठीक है, तो 10वीं वर्षगांठ का समापन कब होगा? ये होगा 8 मार्च 2025 को। उल्लेखनीय है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है खादी फेस्ट। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और खादी विपणन राज्य स्तरीय प्रदर्शन खादी फेस्ट का आयोजन 20 जनवरी से लेकर 3 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया। इस प्रदर्शनी का आयोजन खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? इस आयोजन का उद्देश्य है स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना और वोकल फॉर लोकल के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, तो ये खादी फेस्ट का उद्देश्य है। उल्लास जो है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत उल्लास मेले का आयोजन जयपुर स्थित है इंदिरा गांधी पंचायती राज और ग्रामीण विकास संस्थान में 21 जनवरी 2025 को किया गया है। उल्लास का आयोजन। उल्लास क्या है? उल्लास जो है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम स्वयंसेवी शिक्षण पर आधारित है। इसमें एनसीसी एनएसएस के विद्यार्थी, बीएड के इंटर्नशिप छात्र, कार्यकर्ता, सेवानिवृत्त कार्मिक जो हुए, भूतपूर्व सैनिक आदि स्वयंसेवक बिना किसी मानदेय के 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के निरक्षरों को इसके अंदर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये उल्लास कार्यक्रम है पढ़ाने से संबंधित। प्रदेश में अभी भी अनुमानित 80 लाख जो है व्यक्ति निरक्षर है, लगभग 80 लाख के लगभग। वर्ष 2024-25 के अंदर 20 लाख निरक्षरों को साक्षर करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट श्रम संबल। तो राजसमंद जिला कलेक्टर है बालमुकुंद असावा के निर्देशन में शुरू किए गए प्रोजेक्ट श्रम संबल के तहत निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना से श्रमिकों के बच्चों को मिशन मोड पर जोड़ने का कार्य किया गया है। अभियान जो है प्राथमिक तौर पर ग्राम एमडी भाणा से शुरू किया गया था। ठीक है, तो प्रोजेक्ट श्रम संबल है ये, और ये किया गया था ग्राम एमडी भाणा से शुरू। भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल जयपुर राजस्थान के द्वारा निर्माण श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा सहायता प्रदान करने के लिए निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना से संचालित की जा रही है। इस योजना में पंजीकृत निर्माण श्रमिक के अधिकतम 2 बच्चों को पात्रता के अनुसार कक्षा 6 उत्तीर्ण करने के बाद स्नातकोत्तर तक 8,000 से लेके 17,000 तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। तो ये याद रखिए कौन सी योजना है ये, प्रोजेक्ट श्रम संबल। तो जो कारीगर है उनके बच्चों के लिए है ये, और 2 बच्चों की पात्रता के अनुसार कक्षा 6 अगर उन्होंने पास कर ली है तो 8 से लेके 17,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है।
नेक्स्ट है स्वामित्व योजना के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में भीलवाड़ा जिले के अंदर स्वामित्व योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को पट्टे में स्वामित्व कार्ड वितरण एवं लाभार्थी संवाद कार्यक्रम 18 जनवरी 2025 को आयोजित किया गया है। कहाँ पर? भीलवाड़ा के अंदर। इसके दौरान प्रधानमंत्री के द्वारा देश भर के लगभग 50,000 गाँवों में 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण किया गया है। कार्यक्रम में प्रदेश में लगभग 1.50 मतलब 1.5 लाख लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड और पट्टे वितरण किए गए हैं। ठीक है, तो स्वामित्व योजना क्या है? स्वामित्व योजना है ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति को बढ़ाने की दृष्टि से 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री की ओर से शुरू की गई थी। कब की गई थी? 24 अप्रैल 2020 को। स्वामित्व योजना का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के माध्यम से स्पष्ट भूमि संपत्ति अधिकार प्रदान करना। ठीक है, तो इसका उद्देश्य याद रखिए। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के माध्यम से स्पष्ट भूमि एवं या फिर संपत्ति अधिकार को प्रदान करना। इस योजना के तहत ड्रोन और GIS तकनीक का उपयोग किया गया है, जिससे लाखों ग्रामीणों को इसमें लाभ हुआ है। अब तक 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 3.17 से अधिक गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण किया जा चुका है और 2.19 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। इस योजना में महिलाओं को भी भूमि स्वामित्व का अधिकार दिया जा रहा है। तो ये स्वामित्व मतलब अधिकार से संबंधित है, अपनी भूमि के अधिकार से संबंधित है और डिजिटलीकरण किया जा रहा है स्वामित्व योजना के माध्यम से। और इसके माध्यम से ये जो है संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं 2.19 करोड़। नेक्स्ट है उदयपुर बर्ड फेस्टिवल। 3 दिवसीय उदयपुर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है 17 से लेकर 19 जनवरी 2025 को। और फेस्टिवल का जो समापन समारोह है वह उदयपुर के हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित किया गया है। वहाँ ख्याति प्राप्त पक्षी विशेषज्ञ है प्रदीप जोशी और भारती शर्मा के द्वारा निर्मित एक डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन भी किया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री में मैनार के शौर्य और पर्यावरण संरक्षण को दिखाते हुए वहाँ की जो समृद्ध पारिस्थितिकी है इनको खूबसूरती से फिल्मांकित किया गया है। तो डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई है, प्रदीप जोशी और भारती शर्मा थी वहाँ पर। नेक्स्ट है नीरज चौधरी। राजस्थान के ख्यातनाम पर्वतारोही है नीरज चौधरी और जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता है नीरज चौधरी। इनको निर्वाचन विभाग राजस्थान का स्टेट आइकन घोषित किया गया है। याद रखिए नीरज चौधरी का नाम। ये निर्वाचन विभाग राजस्थान के स्टेट आइकन बन गए हैं। और ये कौन है? ये है राजस्थान के ख्यातनाम पर्वतारोही और जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता है। ठीक है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा नवीन महाजन। इन्होंने चौधरी को इस आशय का प्रमाण पत्र 16 जनवरी को सौंपा है। इस भूमिका में नीरज विभाग द्वारा लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी और नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए नई पीढ़ी को आगे लाने के उद्देश्य की प्राप्ति में सहयोग करेंगे। उल्लेखनीय है कि विभाग ने नीरज चौधरी के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 7 खिलाड़ियों को एवं एक सामाजिक कार्यकर्ता को जो है स्टेट आइकन बनाया है। नेक्स्ट है हर्ष चौधरी। कारागार विभाग में उप कार्यकाल के पद पर है ये ट्रेनी हर्ष चौधरी। इन्होंने 8वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, हर्ष चौधरी है, 8वीं थी ये नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। यह पदक 85 से 90 kg भार वर्ग के अंदर राजस्थान का प्रतिनिधित्व करके इन्होंने जीता है। यह प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित हुई है? बरेली उत्तर प्रदेश के अंदर 6 से लेकर 13 जनवरी 2025 को। तो राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर हर्ष चौधरी ने जीता है कांस्य पदक। नेक्स्ट है सांबर महोत्सव 2025। तो सांबर झील पर आयोजित किया गया है 24 से लेकर 28 जनवरी 2025 को। संस्कृति, रोमांच और विरासत का जीवंत उत्सव है सांबर महोत्सव 2025, सांबर झील पर आयोजित किया गया है। राजस्थान पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित था ये 5 दिवसीय महोत्सव। इसमें इस बार 2 लाख से अधिक देशी विदेशी पर्यटक आए थे। महोत्सव के दौरान झपोक, सांबर साल्ट कैंपस, देवयानी तीर्थ सरोवर, मेला ग्राउंड पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस बार सांबर झील में लगभग 25,000 फ्लेमिंग पक्षी आए थे। कितने आए थे? 25,000 फ्लेमिंग बर्ड। 8वीं आर्थिक गणना। तो केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार राज्य में आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा 8वीं आर्थिक गणना 2025-26 का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, 2025-26 आर्थिक गणना होगी ये, इसका आयोजन किया जाएगा। किसके द्वारा?
ये किया जाएगा राज्य में आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा। इस गणना के सफल और समयबद्ध संचालन के लिए मुख्य सचिव है हमारे सुधांशु पंत की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया है, और इस सदस्य सचिव है इसके आर्थिक एवं वाणिज्यिक सांख्यिकी विभाग के निदेशक। समिति का प्रशासनिक विभाग है आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग। तो ये याद रखिए तीनों ही। इसके अध्यक्ष कौन है? सुधांशु पंत। इसके बाद में सदस्य सचिव कौन है? आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के निदेशक यानी डायरेक्टर। और प्रशासनिक विभाग कौन सा है? ये है आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग। आर्थिक गणना के तहत राज्य में आर्थिक गतिविधियों में संलिप्त औद्योगिक इकाइयों की गणना की जाएगी, और इसके साथ ही उद्यम की स्थिति क्या है, प्रकृति क्या है, स्वामित्व, वित्तीय प्रबंधन, रोजगार आदि से संबंधित सूचनाएं भी इसके अंदर संकलित की जाएगी। यह समिति एक अस्थायी समिति है जो कि 8वीं आर्थिक गणना की समाप्ति पर कार्य करेगी। नेक्स्ट लाडेसर अभियान इंपॉर्टेंट है। जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए लाडेसर अभियान का शुभारंभ 13 जनवरी 2025 को किया गया है। किसके लिए किया गया है? जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है। किस लिए किया गया है? कुपोषित और अति कुपोषित बच्चे हैं, इनके स्वास्थ्य में सुधार करना इसका उद्देश्य है। आगामी 3 माह तक प्रतिमाह जिले में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत बच्चों में से चिन्हित 5300 कुपोषित और 883 अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए भामाशाहों के सहयोग से लाडेसर किट का वितरण किया जाएगा। तो लाडेसर किट जो है पोषण किट है। इसमें 1 माह की खुराक के तहत लाडेसर खिचड़ी के लिए 250 ग्राम चना दाल है, 250 ग्राम मोट दाल है, 1 केजी चावल है। लाडेसर नाश्ते के लिए 250 ग्राम गुड़ है, 250 ग्राम मूंगफली है और 500 ग्राम भुने हुए चने इसके अंदर प्रदान किए जा रहे हैं, और ये भामाशाहों के सहयोग से प्रदान किए जा रहे हैं। लाडेसर किट 13 जनवरी से ये स्टार्ट हुआ है, और ये जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2025। तो 34वां था ये पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2025 जोधपुर के रामलीला मैदान में 9 से लेकर 19 जनवरी 2025 को आयोजित किया गया है। आयोजन लघु उद्योग भारती जोधपुर, जिला प्रशासन, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र जोधपुर और उद्यम प्रोत्साहन संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया जोधपुर के अंदर। ठीक है, तो रामलीला मैदान के अंदर इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है पशु कल्याण पखवाड़ा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रदेश के अंदर 14 से लेकर 30 जनवरी 2025 को पशु कल्याण पखवाड़ा मनाया गया है, और कब से कब तक? 14 से लेकर 30 जनवरी तक। इस दौरान पशुपालकों को सामान्य रोगों की जानकारी के साथ ही पशु क्रूरता निवारण के उपाय, उचित पशु प्रबंधन और पशु कल्याण के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई है। पशु कल्याण पखवाड़े के दौरान गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी एवं सूर्योदय दिवस यानी 30 जनवरी के अवसर पर राज्य में पशु पक्षियों का वध और मांस बिक्री अनिवार्य रूप से प्रतिबंधित रहा। ठीक है, तो 2 दिन जो है प्रतिबंधित रहा है, 26 जनवरी को और 30 जनवरी को। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव। तो इसका आयोजन किया गया है जयपुर में स्थित बिरला ऑडिटोरियम के अंदर राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर। इस अवसर पर राज्य स्तरीय जिला स्तरीय कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग 13,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। ठीक है, ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2025। तो अजमेर के किशनगढ़ स्थित मार्बल एसोसिएशन सभागार में ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2025 का आयोजन किया गया 9 से लेकर 10 जनवरी 2025 को। GSTF का ये 10वां संस्करण था। इसमें प्रदेश भर से यानी देश भर से 500 उद्यमियों ने भाग लिया था इसके अंदर। ठीक है, कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये अजमेर के किशनगढ़ के अंदर। सीडोस और रीको के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सह आयोजक कौन था? लघु उद्योग भारती। सक्षम जयपुर अभियान। जिले में बालिकाओं के सर्वांगीण विकास का आधार प्रदान करने के लिए जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा सक्षम जयपुर अभियान का संचालन किया जा रहा है। सक्षम जयपुर अभियान के तहत 8 मार्च 2025 तक आयोजित होने वाले जो कार्यक्रम है, इसमें महिलाओं एवं बालिकाओं को मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ी अहम जानकारियाँ, सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के साथ साथ व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण भी इसके अंदर प्रदान किया जाएगा। तो यह है सक्षम जयपुर अभियान। सक्षम जयपुर अभियान का शुभारंभ जयपुर की बस्सी पंचायत समिति में 25 नवंबर 2024 को किया गया था। तो याद रखिए, सक्षम जयपुर अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? बस्सी पंचायत से। नेक्स्ट है डॉक्टर रामनिवास। तो प्रवासी राजस्थानी है डॉक्टर रामनिवास। इनको प्रतिष्ठित प्रवासी जो है भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है।
उन्हें ये पुरस्कार भुवनेश्वर में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 10 जनवरी 2025 को प्रदान किया गया है। तो याद रखिए, प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पर मनाया गया है? ये मनाया गया है भुवनेश्वर के अंदर। कब मनाया गया है? 10 जनवरी को। और इसके अंदर हमारे राजस्थान के हैं डॉक्टर रामनिवास, ठीक है, प्रवासी राजस्थानी है ये। इनको जो है प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर रामनिवास जो है, इन्होंने राजस्थान में अपनी शिक्षा प्राप्त की है। वर्तमान में म्यांमार में भिक्षुओं को संस्कृत ये पढ़ा रहे हैं। म्यांमार के भारतीय दूतावास के हिंदी अध्यापक हैं डॉक्टर रामनिवास। दूतावास में ही हिंदी का अध्यापन भी करवाते हैं। नेक्स्ट है भारत सोलर एक्सपो 2025 के बारे में। नवीकरणीय ऊर्जा को समर्पित 3 दिवसीय भारत सोलर एक्सपो 2025, इसका आयोजन किया गया जयपुर प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर यानी JCC में 17 से लेकर ये किया गया है 19 जनवरी 2025 को। राजस्थान सोलर एसोसिएशन के द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी का ये कौन सा संस्करण था? ये था दूसरा संस्करण, ठीक है। तो भारत सोलर एक्सपो का आयोजन कहाँ पर किया गया? JCC के अंदर 17 से लेकर 19 जनवरी 2025 को। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और नवाचार के लिए एक बेहतरीन मंच भारत सोलर एक्सपो 2025 में एट्रिका पावर यानी सोलर पैनल और इन्वर्टर समाधानों के लिए जाने वाली कंपनी है ये एट्रिका पावर। इसने नवीनतम तकनीकों का प्रदर्शन किया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता 31 गीगावाट से अधिक हो गई है, ठीक है, याद रखिए 31 गीगावाट से हमने अधिक स्थापित कर लिया है अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में। इसमें सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी है 24,776 मेगावाट है और पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी है इसके अंदर 6,000 मेगावाट। नेक्स्ट है जयपुर प्रवाह अभियान। तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा अभिनव पहल करते हुए जयपुर प्रवाह यानी जयपुर केयर अभियान का शुभारंभ किया गया 2 जनवरी 2025 को। अभियान के तहत यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए और सड़क हादसों में कमी लाने के लिए जन जन को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए कार्य किए गए हैं। इसके साथ ही अभियान के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सुशीला मीणा। राजस्थान क्रिकेट संघ ने 6 जनवरी 2025 को प्रतापगढ़ जिले के धरियावाद तहसील के एक गांव की है 13 वर्षीय प्रतिभावान युवा महिला क्रिकेटर है ये सुशीला मीणा, ठीक है, 13 साल की है ये सुशीला मीणा। जहीर खान के एक्शन की बॉलिंग करती है ये। और 6 जनवरी 2025 को जो है इनको सम्मानित किया गया है और गोद लिया गया है राजस्थान क्रिकेट संघ के द्वारा। उल्लेखनीय है कि भारतीय क्रिकेटर जहीर खान के एक्शन वाली खिलाड़ी है सुशीला का एक वीडियो दिसंबर 2024 में सचिन तेंदुलकर ने एक्स पर पोस्ट करके जमकर इनकी तारीफ की थी। नेक्स्ट दीवांश सिंह। जयपुर में जनवरी 2025 में आयोजित 41वीं NTPC राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता के अंदर राजस्थान के हैं दीवांश सिंह। इन्होंने महाराष्ट्र के मानव यादव इनको हराकर स्वर्ण पदक जीता है। ध्यान रखिए दीवांश सिंह का नाम। ये जो है NTPC राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। फाइनल में दीवांश ने 150 में से 149 अंक बनाए, वहीं महाराष्ट्र के मानव यादव ने 150 में से 146 अंक बनाकर सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट है अठे सुजस प्रभुता उठे। अठे सुजस प्रभुता उठे प्रोफेसर गोविंद शंकर शर्मा के द्वारा लिखित राजस्थानी निबंध संग्रह है ये अठे सुजस प्रभुता उठे। इसका लोकार्पण 7 जनवरी 2025 को किया गया है। इस निबंध संग्रह की विशेषता यह है कि यहाँ एक शब्द को आधार बनाकर एक एक निबंध की रचना की गई है। तो अठे सुजस प्रभुता उठे ये किसकी कृति है? ये है प्रोफेसर गोविंद शंकर शर्मा के द्वारा लिखित राजस्थानी निबंध संग्रह है। अगला है डॉक्टर रुस्तम फिरोज पूनावाला। तो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जयपुर के मुख्य संरक्षक और संस्थापक है, अध्यक्ष है ये। और इनका नाम है पद्मश्री डॉक्टर रुस्तम फिरोज सोनावाला। इनका 6 जनवरी 2025 को मुंबई में देहावसान हो गया। फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष भी रहे थे। नेक्स्ट है मनीषा चंद्रा। मनीषा चंद्रा है भारतीय राजस्व सेवा की वरिष्ठ अधिकारी है मनीषा चंद्रा। इनको मुख्य आयकर आयुक्त बनाया गया है। 1992 बैच की IRS अधिकारी है मनीषा चंद्रा। नियुक्ति के समय जो है उदयपुर में प्रधान आयकर आयुक्त के पद पर कार्यरत थी। चंद्रा के अलावा रंजीत सिंह को भी मुख्य आयकर आयुक्त बनाया गया है।
तो मनीषा चंद्रा 1952 की IRS है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय उष्ट्र महोत्सव 2025। तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो 2025 का आयोजन उष्ट्र महोत्सव 2025 का आयोजन 10 से लेकर 12 जनवरी 2025 को कहाँ पर आयोजित किया गया है? बीकानेर के अंदर आयोजित किया गया है। महोत्सव के अंदर ऊँट नृत्य, कैमल फर कटिंग, इसके बाद में सजावट, दौड़ आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। महोत्सव में कलाकार पवन व्यास ने 2025 फीट लंबी पगड़ी बांधकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया है। तो पवन व्यास का नाम याद रखिए, सबसे लंबी यानी 2025 फीट लंबी पगड़ी इन्होंने बांधी है और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। उन्होंने 20 मिनट 32 सेकंड में 2025 फीट की पगड़ी बांधकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है मेवाड़ टॉक फेस्ट। राजसमंद में साहित्य एवं संवाद के उत्सव मेवाड़ टॉक फेस्ट का तीसरा संस्करण राजसमंद शहर के भिक्षु निलयम में 11 से लेकर 12 जनवरी 2025 को आयोजित किया गया है मेवाड़ टॉक फेस्ट। इस बार फेस्ट की थीम क्या थी? इसकी थीम थी भारत के स्वयं की कहानी। मेवाड़ टॉक फेस्ट यानी MTF का यह तीसरा संस्करण पुस्तकों, फिल्मों और भारतीय संस्कृति पर चर्चा के साथ संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है भीमथड़ी। तो भीमथड़ी घोड़े को भारत सरकार ने घोड़ों की 8वीं नस्ल के रूप में गजट नोटिफाइड किया है। तो भीमथड़ी क्या है? घोड़े का नाम है और इसको 8वीं नस्ल के रूप में जो है गजट नोटिफाइड किया है। तो भीमथड़ी है घोड़े की नस्ल। घोड़े की इस नस्ल को यह मान्यता राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर के द्वारा भीमथड़ी नस्ल के घोड़ों पर शोध प्रमाणीकरण के बाद प्रदान की गई है। यह घोड़ा से छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में शामिल था। ठीक है, इस प्रकार लगभग 400 वर्ष बाद इसे पुनर्स्थापित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने FAO की रिपोर्ट में दक्कनी यानी भीमथड़ी घोड़ों की कुल संख्या 100 दर्ज की है। नेक्स्ट है नेशनल एरोस्केटबॉल। तो महाराष्ट्र के शिरडी में आयोजित थी 10वीं नेशनल एरोस्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की जूनियर टीम ने स्वर्ण पदक जीता है और सीनियर टीम ने रजत पदक जीता है। ठीक है, तो जूनियर टीम ने तो गोल्ड मेडल जीता है और सीनियर टीम ने इसमें रजत पदक जीता है। एरोस्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया एवं महाराष्ट्र एरोस्केटबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में संपन्न नेशनल चैंपियनशिप में राजस्थान की तीनों टीमों ने हिस्सा लिया है। सब जूनियर और सीनियर टीमें इसके अंदर शामिल हुई थी। जूनियर ने गोल्ड जीता है, सीनियर ने इसमें रजत यानी सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट है ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का उर्स। विश्वविख्यात सूफी संत है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनका 813वां उर्स इस्लामी कैलेंडर के रजब महीने का चांद नज़र आने पर 1 जनवरी 2025 को शुरू हुआ है। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का उर्स पहले रजब से 9 रजब तक आयोजित किया जाता है। यह उर्स जो है बड़े कुल के रस्म के साथ 10 जनवरी 2025 को समाप्त हो गया और बुलंद दरवाजे पर चढ़ा झंडा इसके अंदर उतार लिया गया। ठीक है, तो 1 से लेकर 10 जनवरी तक आयोजित किया गया है ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का उर्स और ये जो था ये 813वां उर्स था। 43वीं जूनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप तो राजस्थान की गर्ल्स टीम ने हावड़ा पश्चिम बंगाल में संपन्न हुई थी। 43वीं जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप अंडर 19 में पहली बार रजत पदक जीतकर इतिहास रचा है। ठीक है, तो कौन सा मेडल जीता है इन्होंने? रजत पदक जीता है। लड़कों की टीम प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने में सफल रही है। राजस्थान की लड़कियों की टीम को फाइनल में हरियाणा से 21-5, 21-18 से हार का सामना करना पड़ा था। लड़कों की टीम में राजस्थान ने कांस्य पदक के मुकाबले हरियाणा को हराया है। ठीक है, नेक्स्ट है भागीरथ सिंह राठौड़ को वीरता पुरस्कार दिया गया है। दुश्मनों के सामने अदम्य साहस दिखाने पर BSF के कांस्टेबल है ये भागीरथ सिंह राठौड़। इनको गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, 26 जनवरी को भागीरथ सिंह राठौड़ ये सम्मानित हुए हैं वीरता पुरस्कार से। भागीरथ सिंह कहाँ के हैं? चूरू जिले के गांव चलकोई बणीरोतान के रहने वाले हैं। भागीरथ सिंह राठौड़ को यह पुरस्कार जम्मू क्षेत्र में 26 अक्टूबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के फॉरवर्ड डिफेंडेंट पोस्ट पर रात्रि ड्यूटी तैनाती के दौरान सीमा पार से हुई गोलीबारी का वीरता से सामना करने के लिए इनको प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान प्रदेश भर में 30 जनवरी से लेकर 13 फरवरी 2025 को संचालित किया जा रहा है। 30 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक। कुष्ठ दिवस 30 जनवरी से शुरू किए गए इस अभियान में जिला, ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पर
तक कुष्ठ रोग निवारण के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई है। तो 30 जनवरी को मनाया जाता है कुष्ठ दिवस। इस वर्ष स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान 2025 की थीम आइए सब मिलकर जागरूकता बढ़ाएं, भ्रांतियां दूर करें तथा यह सुनिश्चित करें कि कुष्ठ रोग से प्रभावित कोई भी व्यक्ति छूट न जाए। ये इतनी बड़ी थीम थी इसकी, ठीक है। और ये स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान 2025 की ये थीम थी। थैंक यू फ्रेंड्स।